बचपन से ये सुनते आए हैं कि टीका लगवाना बहुत जरूरी है, हेपेटाइटिस का टीका लगना चाहिए। क्यों होता है ये शायद आज तक ध्यान नहीं दिया, और कितने लोग तो इस तरीके से अनअवेयर होते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कोई ऐसी बीमारी उन्हें हो सकती है जिसके लिए उन्होंने कभी भी एहतियात ही नहीं बरती। आज के इस शो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी क्या है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी क्या है, ये कैसे फैलता है, किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं, और अगर बाय चांस हमें हो जाए तो किस तरीके से हम इसका उपचार कर सकते हैं। ये आज का सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस हेल्थ शो में मैं आपका यानी कि आपकी दोस्त जूही स्वागत करती हूँ, और हमारे साथ आज एक्सपर्ट जुड़े हैं जो हमें आज के हमारे सारे सवालों के जवाब देंगे। वो है डॉक्टर नीरज जैन, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, CHL अपोलो। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहूंगी ऑन माय शो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज आई सेड, दिस इज लाइक जस्ट द मेयर अनअवेयरनेस ऑफ द थिंग्स। तो सबसे पहले तो अगर लीवर की ही बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। लीवर के कार्य क्या होते हैं सर? इनिशियल लेवल बेसिक क्वेश्चन मेरा। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और उसका रोल पाचन क्रिया में सबसे ज़्यादा होता है। अकेला पाचन क्रिया ही नहीं, वो शरीर के बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक फंक्शंस करता है जिससे कुछ ज़रूरी शरीर को जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बनती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। शरीर में जितनी गंदगी इकट्ठी होती है उसको लिवर भी एक्सक्रीट करता है, फाइनली किडनी भी करती है, बट लिवर का रोल एक्सक्रीशन में भी काम आता है। तो शरीर से गंदगी साफ करने का काम भी वो बहुत अच्छा करता है, कुछ चीज़ें बनाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जी सर, जब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी है, फिर हम उसके लिए गैर जिम्मेदार तरीके से उसे हैंडल करते हैं और पूरी तरीके से उसे तहस नहस करने की पूरी जो तोड़ मेहनत कर देते हैं। बट व्हाट आर द बेसिक कारण जिन्हें हम कहते हैं ना कि ये इसके कारण आपके लीवर में प्रॉब्लम आएगी? तो वो कौन कौन से ऐसे बेसिक चीजें होती हैं जिनके कारण हमारे लीवर में डिग्रेडेशन आता है? ग्रेट। लिवर को डैमेज पहुंचाने के लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस हैं। सबसे पहला मैं शराब को दोषी मानूंगा। हमारे यहाँ या पूरे वर्ल्ड में शराब का चलन सबसे ज़्यादा है। तो शराब इज़ अ वेरी वेल नोन टॉक्सिन टू लिवर। एक रीजनेबल अमाउंट में शायद वो नुकसान ना करे, एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद वो लिवर को डेफिनेटली नुकसान करती है। तो शराब शरीर के हर अंग के लिए नुकसानदायक है, बट सबसे ज़्यादा वो लिवर को नुकसान पहुंचाती है। तो मैसेज इस लाइन से यही है, जब हम एक चीज़ जानते हैं कि एक चीज़ हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाती है, फिर हम क्यों उसके पीछे सारा दिन भागते हैं? तो अल्कोहल से बचने की कोशिश करें। हमारे पास जितने लिवर के मरीज आते हैं उसमें शराब से लिवर खराब होने की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और 2-3 और महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिनकी वजह से लिवर खराब होता है, और ये सब मिलाकर के 90% ऑफ लिवर डिजीज़ बन जाती है। और जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस सी, और एक कंडीशन होती है जिसमें फैटी लिवर होता है। डायबिटीज़ के अंदर जब मोटापा है, डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसमें लिवर धीरे धीरे खराब होने लगता है। 10-15 सालों बाद वो लिवर पूरी तरह खराब हो जाता है। जी, मतलब बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल्स, मतलब वी आर ड्रिंकिंग, वी आर हैविंग फास्ट फूड्स, जिससे ओबेसिटी बढ़ती है, अनहाइजीनिक फूड, अनहाइजीनिक वाटर, दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ लिवर इंजुरीज। जी सर, जैसे कि आपने बताया हेपेटाइटिस ए, बी, ई, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी एक संक्रमण है जो किसी वायरस से होता है, उसको हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। ये वायरस अपने शरीर में काफ़ी जगहों से प्रवेश कर सकता है। सबसे मुख्य कारण हेपेटाइटिस बी के प्रवेश होने का है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो कि कंटेमिनेटेड हो, इन्फेक्टेड नीडल्स, सिरिंजेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एंड जो दिखता नहीं है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मदर यदि संक्रमित है तो उसका आने वाली संतान वो भी पैदा होते से संक्रमित हो जाता है। ओके। और हमारी कंट्री में जैसा हमें बताया जाता है और हम पढ़ते हैं, ये जो लास्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है मदर टू चाइल्ड,
ये ट्रांसमिशन तो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए एक कस्टमरी हो गई है, एक कंपल्शन हो गया है, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स आर टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस बी एंड इफ़ दे आर फाउंड पॉजिटिव, उनके अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करा के उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान उपचार देके ये ट्रांसमिशन बच्चों में प्रिवेंट किया जाता है, रोका जा सकता है ये ट्रांसमिशन। सर, आपने कहा ये एक वायरस है जो इंसान की बॉडी में फैलता है। सर, इस वायरस से किस हद तक एक इंसान के बॉडी को नुकसान पहुंचता है? हेपेटाइटिस बी दो तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। एक पूर्णतः स्वस्थ आदमी में जब ये संक्रमण होता है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस लाइक बीमारी होती है, जो साधारण जॉन्डिस जैसे लक्षण होते हैं, फीवर का आना, भूख नहीं लगना, उल्टी होना, आंखें पीली होना, पेशाब पीला होना, और जब टेस्ट कराओ तो वो टेस्ट में बिल्कुल क्लासिकल जॉन्डिस जैसा पिक्चर आता है। ऐसे मरीज 99% ठीक भी हो जाते हैं और ये हेपेटाइटिस बी उनमें ख़त्म भी हो जाता है और एक परमानेंट जीवन भर के लिए एक इम्यूनिटी बन जाती है। ये इतना चिंता का विषय नहीं है। एक बहुत कम परसेंटेज में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ये इनका संक्रमण होता है, चुपचाप होता है, काफ़ी सालों तक ये चुपचाप पड़ा रहता है, मरीज को कोई लक्षण नहीं होता है और धीरे धीरे उसका लिवर अंदर ही अंदर ख़राब होने लग जाता है। जब लिवर अच्छा खासा परसेंटेज में डैमेज होता है तो फिर उसको आंखें पीली होती हैं, पैरों में सूजन आती है, पेट उसका बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें पानी भर जाता है, उसको खून की उल्टी होती है, काली लैट्रिन होती है, बेहोश हो जाता है, गफलत हो जाती है। ये स्टेज को हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस लिवर बोलते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ रियली अलार्मिंग। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही अलार्मिंग, जैसे कहा आपने, सिचुएशन हो जाती है एक इंसान के लिए, इस हद तक गंभीर हो जाता है। बट सर, कहीं आप ये मानते हैं कि हम लोग जानते हुए भी कि ये हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई चीज़ें गलत जा रही है, हम रियलाइज़ नहीं करते और कभी भी डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते, तो क्या आप ये मानते हैं सर कि उस स्टेज तक पहुंचने के पहले इंसान को अगर हल्का सा भी ये फील होता है कि नहीं, उसे शायद क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, तो उसे डॉक्टर के पास सबसे पहले जाके चेक करवा लेना चाहिए? देखिए, मैं बताऊंगा कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की यदि बात करें तो ज़्यादातर लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं होते, और जब कोई लक्षण नहीं होते तो कोई आदमी डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? ये बात सही है। इसलिए एक आजकल एक सिस्टम बन गया है रूटीन हेल्थ चेकअप का। जी। आप एक पर्टिकुलर एज के बाद, इवन उसके पहले भी आपको कोई नहीं रोकता है, आप अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराते रहें, एक अच्छा फिजिशियन आपको देखते रहे, रूटीन ब्लड टेस्ट होते रहें, और इन ब्लड टेस्ट की एबनॉर्मलिटी जैसे ही पता चलती है तो उसको थोड़ा डेप्थ में जाकर के इवेल्युएट करें कि कहीं आपको बीमारी तो नहीं है। मेरे ख्याल से यदि हेपेटाइटिस बी को, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को हम अर्ली स्टेजेस में पिकअप करके ट्रीट कर लेते हैं तो इतना भयावह कॉम्प्लिकेशन लिवर सिरोसिस का अवॉइड कर सकते हैं। जी सर, क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर लक्षण होता है जिसके थ्रू अगर अभी हमारे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं इसे, तो वो समझ सके कि क्या कोई परिवार में इससे ग्रसित है हेपेटाइटिस बी से, या खुद उनकी हेल्थ में भी अगर कोई डिग्रेडेशन है तो उनको एकदम से क्लिक हो जाए कि शायद उनको हेपेटाइटिस बी हो? क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर लक्षण होता है इसका? ऐसा पर्टिकुलर लक्षण तो नहीं है, लेकिन क्रॉनिक हेपेटाइटिस का सबसे कॉमन लक्षण होता है ईजी फटिगेबिलिटी। आसानी से आदमी थक जाता है। जो काम वो पहले कर लेता था थके बिना, आज उसका आधा काम भी करने के पहले वो थक जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम कि कोई आदमी सब कुछ स्वस्थ है और कुछ दिनों से वो ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं जल्दी थक जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसको इवेल्युएट करना चाहिए, कहीं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या कहीं और बीमारी ना हो, और इस तरह से जब वो चेकअप कराता है तो उसको मिल सकती है बीमारी। एंड मोर ओवर, कई बार लोग ये सोचते हैं कि दे आर वर्किंग फॉर 8 and 9 hours इन दी कंपनी, इन एनी इंस्टीट्यूशन, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बट शायद उसके पीछे कारण होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। क्या आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं जब लोग कहते हैं कि हमें लगा कि हम तो काम कर रहे हैं इसलिए थक जाते हैं? ट्रूली स्पीकिंग ऐसे पेशेंट्स कम आते हैं जी। लोग अपनी इस थकान को डेफिनेटली, जैसा आपने कहा, काम की थकान से जोड़ करके देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं अच्छा खासा स्वस्थ आदमी 8-10 घंटे काम करता हूँ, मैं क्यों थकूँ?
पर मैं थक रहा हूँ, इसका मतलब मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चल रहा है। लेट मी गेट माई ब्लड शुगर डन, लेट मी गेट माई SGPT डन, क्रिएटिनिन डन, कुछ ना कुछ तो टेस्ट इस तरह के करा के देखें। वो एनीमिक भी हो सकता है, उसमें खून की कमी भी हो सकता है, इसलिए वो जल्दी थक जाता है। तो वो एक जनरल चेकअप करा ले। मात्र 500-700-800 रुपए के अंदर यदि आपके कुछ 10 एक ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें कहीं एक टेस्ट आपका हेपेटाइटिस लाइक मिल सकता है। जी सर, अगर किसी को मैं तो हमेशा ही सोचती हूँ कि आई थिंक प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप वहाँ तक उस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं और आप अपने आप को स्वस्थ रखें। बट अगर आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी हो चुका है तो क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण मतलब क्योंकि हमने इसे वापस डिस्कस कर लिया, पहले डिस्कस कर लिया, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि आप वापस हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण शायद हमें ये वायरल आया है। इसमें है ना, हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं अपन कि यदि किसी व्यक्ति की बचपन में या आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कोई सर्जरी हुई है या उसको ब्लड चढ़ाया गया है, वो 2 पेशेंट्स तो बहुत रिस्की होते हैं। उन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी का सबसे ज़्यादा चांस होता है। तो ये हिस्ट्री अपनी जान के देखें कि एक तो बचपन में कभी इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ हेपेटाइटिस बी के लिए, आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपको कोई ब्लड चढ़ाया गया है, आपको कोई ऐसे डॉक्टर या ऐसे क्वैक्स द्वारा इंजेक्शन लगाए गए हैं जहां यू आर नॉट श्योर कि उसने एडिक्वेटली नीडल को स्टरलाइज किया होगा कि नहीं किया होगा। फैमिली मेंबर्स में से किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ या मतलब किसी की डेथ हुई हो लिवर डिजीज से फैमिली में, रिलेटिव्स में, तो देन हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ये कहता है आप अपना चेकअप कराएं हेपेटाइटिस बी के लिए। जी सर, हेपेटाइटिस बी की जांच कैसे होती है, क्या क्या हमें करवाना पड़ता है? व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट आर नीडेड व्हेन आर गोइंग फॉर हेपेटाइटिस बी की जांच? वैसे तो हेपेटाइटिस बी के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं और 2 टेस्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं करना। एक को हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, जो ब्लड से किया जाता है, या उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस एंटीजन या HbA-AG। ये एक बड़ा सिंपल सा इंस्टेंट ब्लड टेस्ट है जिसका तो रिजल्ट्स मिनट्स में भी मिल सकता है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स हमें तुरंत मिल सकता है। इससे हमें पता चल सकता है हमें हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप कि हम एक लिवर फंक्शन करा के देखते हैं, SGPT नाम का टेस्ट करा के देखते हैं। इससे पता लगता है कि लिवर को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपन ने पता लगा लिया संक्रमण हुआ है। तो जरूरी नहीं है जिस हर व्यक्ति को जिसको संक्रमण हुआ उसको बीमारी हो। तो पहले संक्रमण पता लगा लिया, फिर हमने एक टेस्ट करके पता लगा लिया कि लिवर को नुकसान हो रहा है। देन कम्स मेनी मोर टेस्ट टू फाइंड आउट हाउ मच इज द लिवर डैमेज, कितना नुकसान हुआ है, वायरस कितनी मात्रा में शरीर में मौजूद है। देन फिर हम लोग लिवर बायोप्सी करके ये पता लगाते हैं कि लिवर कितना खराब हो गया है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सो इट्स अ स्टेप वाइज अप्रोच। बट इफ यू आस्क मी कि हेपेटाइटिस बी का टेस्ट क्या है, तो एक वो सिंपल ब्लड टेस्ट है। सिंपल ब्लड टेस्ट से हो जाता है। सर, जैसे अगर मुझे मेरे डिसीज के ऑलमोस्ट 20-30% बाद पता चला है तो मेरा उपचार पॉसिबल है, पर क्या कोई ऐसा परसेंटेज जिसके बाद अगर आप जागते हैं तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है? इसी को कहते हैं सिरोसिस लिवर। जब लिवर सिरोसिस हो जाता है, एडवांस लिवर सिरोसिस हो जाता है, जिसके अंदर लिवर श्रिंक हो गया, आंखों पे गहरा पीलिया है, पेट में पानी है, पैरों में ढेर सारी सूजन है, मरीज की जनरल हेल्थ डिटरेट होती जा रही है, खा नहीं पा रहा है, यूरिन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, लैट्रिन में ब्लड जा रहा है या खून की उल्टी हो रही है, वो गफलत और बेहोशी में लेटा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एडवांस स्टेज ऑफ सिरोसिस। यहाँ से ट्रूली स्पीकिंग लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट या हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट समाप्त होने लग जाता है। जी, पर सर जो लोग अभी एंटर हुए हैं इसमें और शायद उन्हें रियलाइज हो गया है कि उन्हें ये बीमारी, या फिर उन्होंने जो रूटीन हेल्थ चेकअप कराया उसमें उन्हें डिटेक्ट हुआ है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी हुआ है, तो उनके लिए क्या उपचार अवेलेबल है? बहुत अच्छा उपचार उपलब्ध है। अर्ली स्टेजेस में यदि हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं तो उपचार उपलब्ध है। आजकल पिछले 10-15 सालों में बड़े इफ़ेक्टिव ड्रग्स आ गए हैं, ओरल ड्रग्स आ गए हैं। पहले इंजेक्शन्स आया करते थे, अभी इंजेक्शन्स भी आते हैं, ओरल टैबलेट्स भी आती हैं। पहले टैबलेट्स बड़ी कॉस्टली थी, अब ये टैबलेट्स काफ़ी सस्ती हो गई हैं और एक गुड अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल।
इस स्टेज पे मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा हेपेटाइटिस बी इज़ अ क्योरेबल डिजीज़, बट वी कैन कंट्रोल इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जी, ये औषधियाँ जो आप बता रहे हैं, मेडिकेशन जो बता रहे हैं, किस तरीके से काम करती हैं ये एक पेशेंट की बॉडी में? बेसिकली ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं। जी। हेपेटाइटिस बी चूँकि एक वायरस है, तो हम इन दवाइयों के माध्यम से इस वायरस का बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन रोक देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन रोक देते हैं तो नई वायरसेस नहीं बनती है, और पुरानी वायरस की भी एक उम्र होती है, उसके बाद वो भी डाई हो जाती है। तो धीरे धीरे वायरस शरीर से ख़त्म होने लगती है, और वायरस ही तो लिवर को नुकसान पहुंचा रही है। यदि हम किसी तरीके से वायरस से छुटकारा पा लेते हैं तो ऑनगोइंग लिवर डैमेज या लिवर इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी सर, ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा या ये ठीक नहीं हो सकता, पर ठीक हो जाएगा से क्या हमारा मतलब होता है 100% ट्रीटेबल? अगर हम एक स्टेज पे, जो अर्ली स्टेज है, उस पर हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को डिटेक्ट करके हम लोग उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या ये 100% ट्रीटेबल है? मतलब इंसान क्या अपनी लाइफ फिर वापस उसी तरीके से जी सकता है जैसे वो जीता आया है? नहीं, यहाँ थोड़ा सा मैं डिफर करूँगा। व्हेन वी टॉक ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, नो डॉक्टर कैन guarantee you a 100% cure rate. 100%, जी। So it is not 100% curable. जी। जैसा मैंने आपको वर्ड यूज किया controllable, so we can control it and to certain extent we can cure it also. But that percentage is quite less. मतलब पर उसके बाद हमारा जीवन हो पूरा नॉर्मल, बेफिक्री का नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, बट परसेंटेज काफी कम है वो। जी। मैं यदि हेपेटाइटिस बी की बात करूं तो ये परसेंटेज 20 से 40% के आसपास है। जी सर, बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है कि उसे हेपेटाइटिस है, मुझे भी हो जाएगा। हमारे घर में, हमारे घर के किसी बुजुर्ग को है तो वहाँ मत जाओ बेटा, वहाँ ये मत करो। ये एक मिथ बना के रखा है कि बहुत सारी चीज़ों से, मतलब आई थिंक खाना देने में भी फैल जाता है। ये हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियों के साथ मिथ है। एड्स में तो आज तक भी लोग ये मानते हैं कि खाने से और साथ में बैठने से भी एड्स फैलता है। तो पर्टिकुलर हेपेटाइटिस बी की बात की जाए तो संक्रमण के एक इंसान से दूसरे में जाने की क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण नहीं फैलता ये दूसरे इंसान में? बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। ये रियली एक मिथ है कि एक परिवार में एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तो उससे दूर रहिए। जी। ये गलत है। आप उसके साथ बैठ सकते हैं, आप उसके साथ खाना खा सकते हैं, आप अपना मतलब सोशलाइज हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण यदि पॉसिबल है तो कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन है उनके शेयर करने से हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू शेयर द रेजर्स, सिजर्स, नेल कटर्स, ऐसे व्यक्ति का यूज़ करते हैं तो संक्रमण हो सकता है। हस्बैंड टू वाइफ ट्रांसमिशन इज ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेक्सुअल प्रॉक्सिमिटी। यदि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को ओपन वुंड्स हैं और आप उनकी डेली ड्रेसिंग्स करते हैं विदाउट टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशन, तो आपको ये संक्रमण हो सकता है। यदि आप किसी का टूथब्रश शेयर करते हैं तो आपको संक्रमण हो सकता है। बट बॉडी सिक्रीशंस यदि किसी के स्किन पे लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का सलाइवा किसी को लग जाता है, या किसी का यूरिन किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाता है, या इवन किसी के स्टूल्स किसी व्यक्ति के स्किन पे लग जाते हैं, ये संक्रमण का कारण नहीं है। जी। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति की अपन अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं विदाउट फियर कर सकते हैं। अपने यही एप्लीकेबल है HIV के लिए भी। जी। तो जिस तरह HIV के लिए जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो सेम हेपेटाइटिस बी के लिए रूल अप्लाई होते हैं। और मेरा जनरल पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है, इसको एक सोशल टैबू ना मान करके उस पेशेंट के साथ सहानुभूति बरतें, उसका पूरा मेडिकल ख्याल करें, पर अपना एडिक्वेट प्रिकॉशन भी लेके चलें। जी बिल्कुल। सर, एक इंसान अगर उसे ये बीमारी हो गई है तो आई थिंक द बेस्ट थिंग ही कैन डू विथ हिमसेल्फ इज वो खुद का कितनी अच्छे से देखभाल कर सकता है, बचाव कर सकता है, और उसे बढ़ने से कैसे रोक सकता है। तो क्या क्या तरीके हैं जिससे इंसान खुद अपनी देखभाल कर सकता है? सबसे जरूरी बात मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ एसोसिएशंस पिछले 20 सालों से बोलती आई हैं, कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन्स लगाने चाहिए। जैसे आपने प्रोग्राम की शुरुआत में भी बोला था कि वैक्सीन्स अवेलेबल हैं,
तो बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का अवेलेबल है और उसके 3 डोज लगाने होते हैं। बड़े चीप हैं आजकल, और इन डोज आजकल तो खैर पैदा होते हैं बच्चों को भी लगा देते हैं, उनके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसने कभी ये हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन ना लिया हो, वो इंजेक्शन ले करके अपने आप को 98% तक प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी फॉर हेपेटाइटिस बी। सेकेंडली, आप जो संक्रमित व्यक्ति है उससे एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस रख के, मतलब आप उसके बॉडी सिक्रीशन के साथ खेलो नहीं, अपने ओपन वुंड्स के ऊपर उसके सिक्रीशन लगने नहीं दो, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन और पर्सनल यूज की चीजें शेयर ना करो। इस तरह से बचाव किया जा सकता है। जी, इस तरीके से आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। बस ये है, जो सर ने मिथ कहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो मत कीजिए, और एक अपना रीजनेबल जो आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छे से हो सकती है। पर हाँ, आप वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इट वाज लाइक मैंने 2 डोज ले लिए हैं, एंड उसमें रहता है कि अगर तीसरा डोज आपने मिस कर दिया तो कोई वो औचित्य नहीं रह जाता आपके 2 डोज लेने का। हम तो यही मानेंगे कि वो वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं वो तो आई वाज ऑन माय टूर टू समवेयर, एंड मेरी मम्मी ने मुझे 3 दिन पहले याद दिलाया कि जहां भी हो, जैसे भी हो, उस दिन पहुंच जाना, बिकॉज इट इज योर 3rd वैक्सीनेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट मीन्स ये आप मानते सर कि ये जो अवेयरनेस है ये और लोगों में आनी चाहिए कि वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक फैला सके। बिल्कुल, ये एक एग्जाम्पल यहाँ देना बहुत ज़रूरी लगता है। बहुत छोटी सी कंट्री की बात है, ताइवान एक छोटी सी कंट्री है जहाँ हेपेटाइटिस बी का बहुत ज़्यादा संक्रमण कुछ सालों पहले था। वहाँ की गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि यहाँ के तो करीब करीब 10% लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं। उन्होंने एक नेशन वाइड प्रोग्राम बनाया, कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, एवरी मेंबर ऑफ द कंट्री। एंड उसका असर ये हुआ कि आने वाले 10 सालों में उनके यहाँ हेपेटाइटिस बी का रेट 10% से घट के लेस देन 1% हो गया। Oh my God. आज भी हमारी कंट्री में 4 से 5% हेपेटाइटिस बी प्रेवेलेंस रेट है, लेकिन छोटी सी कंट्री का एक छोटा सा स्टेप उनके यहाँ इतना मेजर डिफरेंस ला सकता है। तो हम भी ला सकते हैं, हम सब लोग इम्यूनाइजेशन कराएं। जी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बीच में डिस्कस किया था, वो एक गर्भवती महिला अगर उसे हेपेटाइटिस बी है, तो वो अगर अभी देख रही हैं, कई ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी कंसीव कर रहे हैं या फिर गर्भवती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें क्यों इनिशियल लेवल पे अपनी जांच कराना ज़रूरी है कि उनका हेपेटाइटिस बी उनके बच्चे में ना है? इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। दीज फीमेल्स आर डेफिनेटली यंग फीमेल्स, उनके सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है जी। उनका अपना भी उपचार इम्पॉर्टेंट है और बच्चे में संक्रमण ना हो ये भी उतना इम्पॉर्टेंट है। तो इस मौके को एक एडवांटेज के रूप में लें कि बिकॉज वी आर प्रेग्नेंट, हमारे रूटीन चेकअप्स हो रहे होते हैं उस दौरान, तो हम हेपेटाइटिस बी का चेकअप भी करा लें। 99% वो नेगेटिव आता है, यदि वो पॉजिटिव आता है तो उससे दुखी ना हो। ये एक मौका है इसको पूरी तरह इवैल्यूएट करने का, और इस स्टेज पर यदि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो ट्रीटमेंट लेके हम 2 लोगों को बचा सकते हैं, मदर एंड बेबी जी। तो एक ट्रीटमेंट से यदि 2 लोगों को बचा सकते हैं तो ये स्टेज पर इट इज़ अ मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज टू इन्वेस्टिगेट फॉर हेपेटाइटिस बी। सो ऑल रिक्वेस्ट टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी गर्भवती महिला, उनसे रिक्वेस्ट है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को बोल करके, वैसे तो वो रूटीनली कराती हैं, बट आप बोल करके भी अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करा सकते हैं। पॉजिटिव आने पर किसी स्पेशलिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, वो आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करके देगा। सर, आज का ये जो सेगमेंट रहा, इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ अस, जिन्होंने घर बैठे बैठे सारे सवालों के जवाब आपसे सुने और ये भी जाना कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी है जिसे लीवर कहते हैं, उसको बच्चे की तरह देखभाल करना है उसकी, एंड यू नो इट शुड बी केयर्ड लाइक अ स्मॉल किड। तो उसका ध्यान जरूर रखें। हम ज्यादातर देखते हैं लोग हार्ट की बड़ी चीजों को प्रेफर करते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बट लीवर एक अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। तो आज हमने उसकी भी इंपॉर्टेंस जानी। सो जाते जाते एक एडवाइस, एक मैसेज टू ऑल दी पीपल हु आर सीइंग यू राइट नाउ। मैसेज सिंपल है, हर शरीर का हर अंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हार्ट के लिए हम लोग जागरूक हैं, डायबिटीज़ के लिए जागरूक हैं, हमको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी केयर करना चाहिए। अनशेड्यूल्ड इरेटिक ईटिंग, टॉक्सिन्स,
अननेसेसरी ड्रग्स ये नहीं करके, और जो मेडिकल लिटरेचर उपलब्ध है, जो भी डिजीज़ प्रिवेंटेबल है उनको प्रिवेंट करने के लिए सारे वो एहतियात लेने चाहिए। खास करके यदि आज के सेशन की बात करो तो हेपेटाइटिस बी एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और हमें कहीं से कहीं तक हक नहीं है बीमार पड़ने का। यदि कोई प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और उसका प्रिवेंटिव मेजर अवेलेबल है तो क्यों ना वो आज ही लें, सो दैट एक भयंकर बीमारी से बचा जा सके। मैं चलते चलते एक बात बता दूं कि जब लिवर ख़राब होता है तो वो न सिर्फ इंसान की जान लेता है, परिवार को नष्ट करता है, बहुत पैसा खर्च होता है और बहुत सोशल उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो अपने लिवर को बचा के रखें, बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे। जी सर, आपके एक ही लाइन में आई थिंक पूरा मैसेज था कि हमें कहीं से कहीं हक नहीं है बीमार पड़ने का। दैट वाज रियली ग्रेट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड सेशन हमने आज देखा और जाना कि हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़े से अवेयर होके, प्रॉपरली हेल्थ रूटीन चेकअप करवा के हम किस हद तक अपने आप को डिसीज से दूर रख सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे शो पे आए एंड इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड इट वाज रियली गुड नोइंग सो मच फ्रॉम यू। आई होप इसका असर जरूर होगा। जी बिल्कुल होगा, एंड स्पेशली टू यंगस्टर्स हु आर जस्ट सीइंग राइट नाउ। सो आज हमारे साथ इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में थे डॉक्टर नीरज जैन, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, CHL अपोलो। और अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। अगली बार एक नए डिसीज के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ ऑन दिस हेल्थ शो। बहुत ज़रूरी है अपने हेल्थ को संभाल के रखें और अभी हमें इजाज़त दें। आई एम योर जूही साइनिंग ऑफ with Dr. Neeraj Jain.